स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम बुखारी। आप लोग देख रहे हैं सुपीरियर लेक्चर्स। तो बच्चों, हम लोगों ने केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, बेसिक कंसेप्ट। आज हम उसका दूसरा लेक्चर जो है उसको देखेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आप लेक्चर फ्लो में देख सकते हैं, आयन प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इसमें हमने सबसे पहले पढ़ना क्या है, डेफिनेशन पढ़नी है आयन की, उसकी फॉर्मेशन, उसकी टाइप्स, और इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स वगैरह ये भी स्टडी करनी है। और साथ में हम मॉलिक्यूलर आयन के बारे में भी हम देखेंगे, मॉलिक्यूलर आयन वो क्या होते हैं। तो आए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे आयन क्या होता है। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग नेट चार्ज ऑन देम। ये क्या होता है, एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके ऊपर क्या होगा, नेट चार्ज होगा, उसको हम आयन बोलेंगे। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, सोडियम आयन है, पोटासियम आयन है, मैग्नीशियम आयन यानी Mg+2 या Fe+3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हो गई। अब इसके हम देखेंगे कि टाइप्स जो हैं आयन्स की वो क्या क्या होती हैं। दो इसकी टाइप्स हैं, एक होता है कैटाइन और दूसरा होता है एनाइन। तो ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम बोलेंगे कैटाइन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको हम एनाइन का नाम देंगे। तो कैटाइन में आप एग्जांपल सोडियम के ले सकते हैं। तो यूजुअली जो हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं, क्योंकि आपको पता है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मेटल्स की वो लो होती है, यानी इनके जो आउटरमोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो ईज़िली से ये क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती हैं। इस वजह से जो मेटल्स हैं वो क्या बनाती हैं, कैटाइन्स बनाती हैं। तो हमारे पास जो नॉन मेटल्स हैं, आप जानते हैं, उनकी यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से वो नेगेटिव आयन्स बनाते हैं, तो यानी वो एनाइन बनाएंगे। तो इसमें इसके आगे हम इसकी फॉर्मेशन की तरफ मूव करेंगे। व्हेन एन एटम रिमूव और गेन एन इलेक्ट्रॉन एन आयन इज़ फॉर्म्ड, यानी जब एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो रिमूव करेगा या वो गेन करेगा, तो वो क्या बनाएगा, आयन बनाएगा, ठीक है। अगर रिमूव करेगा तो वो पॉजिटिव आयन बनेगा हमारे पास, यानी कैटाइन, और अगर वो क्या करेगा, गेन करेगा, तो वो नेगेटिव आयन एनाइन बनेगा, ठीक है। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन है। अब आपको पता है हाइड्रोजन के कितने पास, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन। अब दोनों क्या होंगे, एक प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज वाला और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसलिए जो एटम होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से हम रिमूव करेंगे। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर लेंगे तो वो हमारे पास जो आयन बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, उसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो उसको हम कैटाइन का नाम देंगे। और याद रखें, कैटाइन की फॉर्मेशन जो है वो हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी आप जब भी उसमें से इलेक्ट्रॉन किसी चीज़ में से निकालते हैं तो वो क्या होगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो हमारे पास एनाइन की फॉर्मेशन जो है वो क्या होती है, यूजुअली एक्सोथर्मिक होती है। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, अब क्योंकि फ्लोरीन एटम है तो ज़ाहिर सी बात है न्यूट्रल होगा। अब इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला F नेगेटिव बनेगा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो अच्छा, एक में यहाँ पर आपको ये वाली चीज़ यहाँ पर आसानी होगी कि कैसे पता चले कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कौन सा होगा। तो याद रखें, केमिस्ट्री का रूल है, जब भी दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हों तो उस वक्त अट्रैक्शन के नतीजे में जो है उनकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो जब भी दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हों, लेकिन अगर दो चीज़ों की अट्रैक्शन पहले से बनी हुई है और उस अट्रैक्शन को आपने तोड़ना है तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब देखें यहाँ पर हाइड्रोजन के अंदर क्या है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया। अब उसका न्यूक्लियस जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए है, तो आपने उस इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, उस अट्रैक्शन को तोड़ना है न्यूक्लियस के साथ जो इसके इलेक्ट्रॉन की बनी हुई है। इसलिए आप उसको एनर्जी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी वो अट्रैक्शन टूटेगी, तो इसलिए वो एंडोथर्मिक है। तो उसके बाद ये वाली जो है इसकी अट्रैक्शन डेवलप हो रही है, कैसे हो रही है, यहाँ पर हम एग्जांपल में देखेंगे। जैसे लेट्स सपोज ये ऑक्सीजन का एटम है। अब ऑक्सीजन के पहले शेल में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 और ये वाले, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने करना क्या है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड करना है। जब हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे
तो ज़ाहिर सी बात है इसका न्यूक्लियस जो है वो इसको क्या कर रहा होगा, इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ये सिस्टम से बाहर है, अब इसका जो न्यूक्लियस है वो इसको जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये क्या होगा, इसके अंदर इंटर हो जाएगा। तो जब इनकी अट्रैक्शन डेवलप होगी, तो मैंने बताया था कि एनर्जी हमेशा जब अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये एनर्जी रिलीज़ होगी। वैसे आप पढ़ चुके हैं कि इस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो जाए, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। आयन कौन सा, एनाइन जिसको बोलेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इटसेल्फ नेगेटिव है। अब अगर आप क्या करते हैं, कोई और इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐड करने की कोशिश करते हैं आप, अब अगर ये एनाइन बन चुका है, आप एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दाखिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो है नेगेटिव जो चार्ज है एटम का और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है अब हमें क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी, इनकी रिपल्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से एक सवाल बनता है जो कि यूजली बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज़ एक्सोथर्मिक वाइल डाई नेगेटिव आयन इज़ एंडोथर्मिक। तो अब यहाँ पर उसका आपने रीज़न क्या लिखना है कि यूनी नेगेटिव आयन जब हमने बनाया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड किया, उस वक्त क्या था, न्यूक्लियस और उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की आपस में अट्रैक्शन थी, वो जब उसके अंदर इंटर हुआ तो एनर्जी रिलीज़ हुई। तो यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। तो जब वो एक नेगेटिव आयन बन गया, तो दूसरा जब हम उसके अंदर ऐड करने लगे, तो वो पहले से नेगेटिव था, तो नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल को ऐड नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती हमने उसको ऐड करवाना है, तो हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसलिए जो आपके पास डाई नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है वो क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। अच्छा, इसी में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मॉलिक्यूलर आयन के बारे में। उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल दी गई है, तो हम पढ़ लेते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन होगा। जैसे CH4+। अब ज़ाहिर सी बात है, अब ये मीथेन का मॉलिक्यूल था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया, तो इसके ऊपर क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब CO, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज, और ये O2 यानी ऑक्सीजन जो है, इसके अंदर आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद ऐड कर दिए, तो ऐड करने के नतीजे में इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। तो याद रखें बच्चों, कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स जो हैं वो मोर अबंडेंट हैं एनोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स की निस्बत। यानी यहाँ से ये ज़ाहिर होता है कि हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, यानी इस वजह से हमारे पास कैटोनिक मॉलिक्यूलर आयन्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं आयनाइनेट की निस्बत। अच्छा, तो इसके बाद आ जाता है कि जो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन्स हैं ये बनते कैसे हैं, हाउ मॉलिक्यूलर आयन्स आर फॉर्म्ड। तो ये 2 तरीके हैं। एक तो है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम के नतीजे में, जब आप किसी मॉलिक्यूल के अंदर से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम गुजारते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन उनके निकल जाते हैं और उन पर चार्ज आ जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम ये हम कहाँ से लेंगे। तो जैसे टंगस्टन जो है फिलामेंट आपने अक्सर देखा होगा, ये जो हमारे पास जो बल्ब होते हैं इनके अंदर होता है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दें तो टंगस्टन में से जब इलेक्ट्रिसिटी हम देते रहेंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन आराम से निकल आएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक साइड पे टंगस्टन का फिलामेंट होगा, दूसरी साइड पे हम पॉजिटिव प्लेट रख देंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, तो उनकी स्पीड तेज़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दरमियान में यहाँ पर रख देंगे वही मॉलिक्यूलर आयन रख देंगे। और याद रखें मॉलिक्यूलर आयन कौन सी, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। मॉलिक्यूलर आयन उसके दरमियान में रखेंगे और इलेक्ट्रॉन वहाँ से जब गुजरेगी इलेक्ट्रॉन की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या हो जाएगी, ईजी से हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन्स जनरेट हो जाएंगे। अच्छा, तो इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में।
तो रिलेटिव एटॉमिक मास ये क्या होता है, तो इसकी सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज़ कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, याद रखें ये हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी आपके पास जो किसी भी चीज़ है उसका मास करने के लिए हमने मास करना। अच्छा तो बच्चों, हम लोगों ने एक और साथ में आपकी बुक में डेफिनेशन दी गई है, वो हमने डिस्कस करनी है, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में हमने जानना है। अच्छा बच्चों याद रखें, हर चीज़ का हमने क्या करना होता है, वेट करना होता है, हमें ज़रूरत पड़ती है। तो अब एटम का जो वेट है वो हम किसी नॉर्मल, ये जो हमारे पास तराजू है इसमें तो नहीं कर सकते, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो हम करेंगे, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज़ कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी आपने किसी भी एलिमेंट के एटम का मास कैलकुलेट करना है, मेजर करना है, तो वो आप क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे, जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन का आइसोटोप 12, ठीक है, C12 जो आइसोटोप है उसके साथ इस एटम को कंपेयर करेंगे, तो उसका क्या निकल आएगा, जो मास निकल आएगा। तो इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, यानी रिलेटिव यानी कंपेयर आपने करना है एटॉमिक मासेस को। तो ये हमने C12 ही क्यों लिया हुआ है, पहले जो था वो इसका स्टैंडर्ड जो था वो हाइड्रोजन एटम था, क्योंकि उसका जो AMU है एटॉमिक मास यूनिट वो 1 है, उसके साथ मेजर करते थे, लेकिन ये गैसियस स्टेट में होता है और इस तरह के रीज़न की वजह से हमने फिर चेंज कर दिया स्केल। अब हमने स्केल जो रखा हुआ है वो किसको, कार्बन 12 को, यानी C12 उसका जो आइसोटोप है कार्बन का, उसके साथ हम इसको मेजर करते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है इसका जो वेट कितना है 1.008, यानी हम 1 नहीं लिखते हैं इसको। तो इसके बाद कार्बन इसका 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो इसके साथ आपने यूनिट कौन सा लिखना है, AMU, यानी जिस तरह हम किलोग्राम यूनिट लिखते हैं kg या ग्राम का, तो इस तरह इसका जो यूनिट है वो AMU होगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। तो कल इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। अच्छा तो बच्चों, मेरा जो स्टूडेंट्स मेरे सुन रहे हैं उनको पता है कि मेरा एक जो लेक्चर का सिनेरियो होता है, एंड पे मैं 2 मिनट आपको कोई इस तरह की टेक्निक या रिसर्च लाजमी बताता हूँ। तो आज मैं आपको एक जो है टेक्निक बताने जा रहा हूँ, जो साइंटिफिक टेक्निक है कि चीज़ों को आपने मेमोराइज़ कैसे करना है, आपने इन चीज़ों को याद कैसे करना है। तो इस टेक्निक का नाम 3QR है, आप नेट पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। 3QR टेक्निक जो है ये हमें क्या कहती है, इसके अकॉर्डिंग कि अगर आपने कोई चीज़ याद की है, आधा घंटा आपने वो चीज़ याद की है, और उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप उस चीज़ को याद करना स्टॉप कर दें, और उसको वो जो आधे घंटा आपने चीज़ याद की है उसको 5 मिनट के लिए रिवाइज़ करें। अगर आप उसको 5 मिनट के लिए मज़ीद रिवाइज़ कर लेते हैं तो 3QR के मुताबिक आपको 1 वीक तक, ठीक है, कितना, 1 वीक तक वो चीज़ आपको नहीं भूल सकती, वो आपको याद रहेगी सिर्फ 5 मिनट रिवाइज़ करने से। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे 1 साल तक याद रहे, तो उसी वीक के दौरान अगर आप उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो आपको 1 साल तक वो चीज़ नहीं भूलती। तो इस तरह आपने जो स्टडी करनी है वो टेक्निक्स की मदद से और इस तरह से प्रिपेयर करना है, कंसेप्ट अपने क्लियर करें। और जिस तरह ये लेक्चर हम लोग लिख रहे हैं बाकी सब्जेक्ट के भी, तो इन लेक्चर्स को नोट लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।